आपका फिर से हार्दिक स्वागत। तो पिछले लेक्चर्स के अंदर हमने तीसरा पार्ट कंप्लीट किया था और आज हम इस पार्ट के अंदर हम चौथा चैप्टर प्रतिरक्षा एंड रक्त समूह यानी इम्यूनिटी एंड ब्लड ग्रुप के बारे में अध्ययन करेंगे। तो अध्याय संख्या 4 प्रतिरक्षा एवं रक्त समूह। प्रतिरक्षा एवं रक्त समूह इस चैप्टर का हम अध्ययन करेंगे। तो पहले वाले पार्ट के अंदर हम इसमें प्रतिरक्षा के बारे में पढ़ेंगे और फिर अगले पार्ट के अंदर हम रक्त समूह के बारे में पढ़ेंगे। तो हम देखेंगे कि भाई प्रतिरक्षा है क्या, प्रतिरक्षा की खोज किसने की, प्रतिरक्षा क्या होती है। तो प्रतिरक्षा वह है या फिर वह चीज होती है जिसमें शरीर को रोगों से मुक्त किया जाता है। शरीर को रोगों से मुक्त किया जाता है, उसे प्रतिरक्षा कहा जाता है। और प्रतिरक्षा की खोज सर्वप्रथम एमिल वॉन बेयरिंग ने की थी। किसने की थी? एमिल वॉन बेयरिंग। अब हम आगे देखते हैं प्रतिरक्षा क्या है। तो प्रतिरक्षा का अर्थ होता है शरीर को रोगों से मुक्त कराना। प्रतिरक्षा का अर्थ होता है शरीर को रोगों से मुक्त करना। ठीक है। प्रतिरक्षा का अर्थ होता है शरीर को रोगों से मुक्त करना या फिर शरीर में रोगों के प्रति लड़ने की क्षमता, उसे हम प्रतिरक्षा कहते हैं। और प्रतिरक्षा विज्ञान का जनक एमिल वॉन बेयरिंग को कहा जाता है। तो प्रतिरक्षा विज्ञान का जनक एमिल वॉन बेयरिंग को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? एमिल वॉन बेयरिंग को कहा जाता है। तो इसकी हम परिभाषा देख लेते हैं। रोगाणुओं को नष्ट करने के लिए शरीर में होने वाली क्रियाओं तथा उससे संबंधित तंत्र को प्रतिरक्षा विज्ञान कहा जाता है। तो प्रतिरक्षा विज्ञान किसे कहते हैं? रोगाणुओं को नष्ट करने के लिए शरीर में होने वाली क्रियाओं तथा उनसे संबंधित अध्ययन को या फिर तंत्र को प्रतिरक्षा विज्ञान कहा जाता है। अब हमारे शरीर में दो प्रकार की प्रतिरक्षा विधियां पाई जाती हैं। हमारे शरीर में दो प्रकार की प्रतिरक्षा विधियां पाई जाती है। एक होती है स्वाभाविक प्रतिरक्षा विधि और दूसरी होती है उपार्जित प्रतिरक्षा विधि। स्वाभाविक का मतलब जन्म के साथ ही मिलने वाली प्रतिरक्षा स्वाभाविक प्रतिरक्षा, और उपार्जित यानी बाद में लेने वाली प्रतिरक्षा। ठीक है। तो प्रतिरक्षा को विधियां कितनी हो गई? दो प्रकार की प्रतिरक्षा विधियां, 2 टाइप्स। पहली स्वाभाविक प्रतिरक्षा विधि, और दूसरी तरफ उपार्जित प्रतिरक्षा विधि। उपार्जित मतलब अर्जित करना। ठीक है। अब इसके अंदर स्वाभाविक प्रतिरक्षा विधि के अंदर कारक कितने हो गए? 4 कारक हो गए। तो 4 कारक कौन कौन से? भौतिक अवरोधक, रासायनिक अवरोधक, कोशिका अवरोधक और जवर या सूजन। पहला भौतिक अवरोधक,
दूसरा रासायनिक अवरोधक, और तीसरा कोशिका अवरोधक, और चौथा जवर या सूजन। जवर में बुखार या सूजन। यह तो क्या हो गई, स्वाभाविक प्रतिरक्षा विधियों के कारक हो गए। फिर उपार्जित प्रतिरक्षा विधि को दो भागों में बांटा गया। पहला सक्रिय प्रतिरक्षा और दूसरा निष्क्रिय प्रतिरक्षा। ठीक है। अब प्रतिरक्षा विधियां कितने टाइप की हो गई हमारे शरीर में? दो प्रकार की, स्वाभाविक प्रतिरक्षा विधि, उपार्जित प्रतिरक्षा विधि। स्वाभाविक के कारक कितने हो गए? चार, भौतिक अवरोधक, रासायनिक अवरोधक, कोशिका अवरोधक और जवर या सूजन। और फिर आती है उपार्जित प्रतिरक्षा विधि, और उपार्जित प्रतिरक्षा विधि को दो भागों में बांटा गया, सक्रिय प्रतिरक्षा और निष्क्रिय प्रतिरक्षा। तो इसे नोट कर लो, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। हाँ तो बच्चों, हमने देखा था स्वाभाविक प्रतिरक्षा विधि और उपार्जित प्रतिरक्षा विधि। इसके अंदर हम पहले लेते हैं स्वाभाविक प्रतिरक्षा विधि, या फिर इसे और क्या कहते हैं, सामान्य प्रतिरक्षा भी कहते हैं। तो यह प्रतिरक्षा क्या होती है? जन्मजात होती है, इसलिए इसे प्राकृतिक प्रतिरक्षा के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन पूछ ले भाई, जन्मजात प्रतिरक्षा किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं? स्वाभाविक प्रतिरक्षा विधि को। या फिर प्राकृतिक प्रतिरक्षा विधि किसे कहते हैं? स्वाभाविक प्रतिरक्षा विधि को ही प्राकृतिक प्रतिरक्षा विधि कहा जाता है। यह प्रतिरक्षा क्या होती है? विशेष रोगाणुओं से कोई रक्षा नहीं करती है, बल्कि आने वाले सभी रोगाणुओं के प्रति अपनी क्रिया दर्शाती है। ऐसा नहीं भाई कोई डेंगू का वायरस आया तो उसी के प्रति क्रिया करेगी, बाकी वायरस के प्रति क्रिया नहीं करेगी, ऐसा कोई काम नहीं है इस प्रतिरक्षा विधि का। बल्कि यह सभी रक्षकों के विरुद्ध समान रूप से कार्य करती है। और इसके निम्न कारक जो हमने पढ़े थे, भौतिक अवरोधक, रासायनिक अवरोधक, कोशिका अवरोधक और जवर या सूजन, तो उनके बारे में पढ़ लेते हैं हम। तो भौतिक अवरोधक भौतिक रूप से जैसे हमारे शरीर के ऊपर त्वचा है, नासा छिद्र है, या फिर अन्य अंगों में जैसे पाए जाने वाले पक्षमाप, सीलिया या फिर फ्लैजिला, श्लेष्मोपकला आदि, इनके अंदर कोई भी वायरस आता है तो इनके ऊपर क्रिया करता है। अगर त्वचा, नासा छिद्र तथा अन्य अंगों में जो पाए जाने वाले सीलिया और फ्लैजिला होते हैं, ये उस वायरस के ऊपर अपना कंट्रोल पूर्ण रूप से कर लेते हैं, तब तो रासायनिक अवरोधक की जरूरत नहीं पड़ती है। और अगर इनसे ये कंट्रोल नहीं होता है तो फिर हम रासायनिक अवरोधक के ऊपर वो वायरस अपनी क्रिया दर्शाता है। और रासायनिक अवरोधक के अंदर जैसे आमाशय में पाए जाने वाले अम्ल, आमाशय और योनि का अम्लीय वातावरण, और त्वचा पर पाए जाने वाले रासायनिक तत्व जैसे लार है, अश्रु है, पसीना, ये सारे कैसे हैं? रासायनिक अवरोधक है। और फिर आगे तीसरे नंबर आता है हमारा कौन सा? कोशिका अवरोधक। तीसरे नंबर वाला पढ़ लेते हैं हम, कोशिका अवरोधक। तो कोशिका अवरोधक के अंदर क्या होता है? बक्ष्काणु क्रिया करने वाली कोशिकाएं जैसे मैक्रोफेज है, मोनोसाइट है, ये सारी कैसी है? बक्ष्काणु कोशिकाएं हैं, या फिर कोशिका अवरोधक है। तो तीसरा आता है कोशिका अवरोधक। और कोशिका अवरोधक के अंदर हम देखते हैं बक्ष्काणु क्रिया करने वाली कोशिकाएं, बक्ष्काणु क्रिया करने वाली कोशिकाएं, क्रिया करने वाली कोशिका जैसे मैक्रोफेज, मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल आदि, मैक्रोफेज, मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल आदि, तथा साइटोटॉक्सिक कोशिका, जहरीली कोशिकाएं, साइटोटॉक्सिक कोशिकाएं जैसे प्राकृतिक मारक कोशिका यानी किलर सेल के नाम से भी इसे जानते हैं। किलर में स्मारण, ठीक है। अब कोशिका अवरोधक के अंदर बक्ष्काणु क्रिया यानी लड़ने वाली क्रिया, बक्ष्काणु क्रिया करने वाली कोशिकाएं जैसे मैक्रोफेज है, मोनोसाइट है, न्यूट्रोफिल्स, ये सारी कोशिकाएं बक्ष्काणु क्रिया करती हैं। और फिर साइटोटॉक्सिक कोशिकाएं, प्राकृतिक मारक कोशिका। टॉक्सिक का मतलब जहर, तो जहरीली यानी जहर छोड़ने वाली कोशिकाएं प्राकृतिक मारक कोशिका या फिर
किलर सेल होती है। और चौथे नंबर का अवरोध हमारे आता है जबर या सूजन। क्या आता है? जबर या सूजन। अब लास्ट के अंदर या तो फिर हमें वो वायरस क्रिया करने के बाद में तेज बुखार चढ़ जाता है, या फिर उस अंग पर जहां पर वो संक्रमित करे हमें करता है हमें वहां पर क्या हो जाती है? सूजन आ जाती है। ये इसका लास्ट अवरोधक था स्वाभाविक प्रतिरक्षा विधि के अंदर। तो पहला तो था भौतिक अवरोधक, दूसरा था रासायनिक अवरोधक, तीसरा कोशिका अवरोधक और चौथा जबर या सूजन। तो ये तो हो गए स्वाभाविक प्रतिरक्षा विधि के कारक। अब हम आगे बढ़ते हैं उपार्जित प्रतिरक्षा विधि के कारक। तो अब बच्चों हम देखते हैं उपार्जित प्रतिरक्षा विधि। तो उपार्जित प्रतिरक्षा क्या होती है? इसे विशिष्ट प्रतिरक्षा भी कहते हैं। उसे तो क्या कहते थे? सामान्य प्रतिरक्षा। लेकिन इसे क्या कहेंगे? विशिष्ट प्रतिरक्षा। इसमें प्रतिजन के लिए विशिष्ट प्रतिरक्षी का निर्माण किया जाता है। इसमें किसी एक विशिष्ट प्रतिरक्षी, किसी विशिष्ट प्रतिजन के लिए किसी विशिष्ट प्रतिरक्षी का निर्माण किया जाता है। जैसे डेंगू के वायरस के लिए डेंगू के प्रतिरक्षी का निर्माण, मलेरिया के वायरस के लिए मलेरिया की प्रतिरक्षी का निर्माण। ठीक है। अब विशिष्ट प्रतिरक्षा भी दो प्रकार की होती है। तो पहली सक्रिय प्रतिरक्षा और दूसरी निष्क्रिय प्रतिरक्षा। सक्रिय प्रतिरक्षा के अंदर क्या होता है कि शरीर स्वयं भाग लेता है उस प्रतिजन के विरुद्ध लड़ने के लिए। और निष्क्रिय प्रतिरक्षा के अंदर ऐसा होता है कि शरीर स्वयं उस प्रतिजन से लड़ने के लिए भाग नहीं लेता, बल्कि शरीर के अंदर बाहर से कोई टॉक्सिक या फिर प्रतिरक्षी प्रवेश करवाई जाती है और फिर उस प्रतिजन के ऊपर वो प्रतिरक्षी क्रिया संपन्न करती है। तो सक्रिय प्रतिरक्षा किसे कहते हैं? ऐसी प्रतिरक्षा जिसमें शरीर स्वयं ही प्रतिजन के विरुद्ध प्रतिरक्षी उत्पन्न करे उसे सक्रिय प्रतिरक्षा कहते हैं। यानी शरीर स्वयं भाग लेता है उस प्रतिजन से लड़ने के लिए, यानी उस बाहर से आने वाले रोगाणु से लड़ने के लिए शरीर स्वयं भाग लेता है, तो उसे हम कहते हैं सक्रिय प्रतिरक्षा। और दूसरी आती है निष्क्रिय प्रतिरक्षा। इसमें शरीर स्वयं प्रतिरक्षी का निर्माण नहीं करता, यानी शरीर स्वयं भाग नहीं लेता है उस समय, यानी शरीर स्वयं उस प्रतिरक्षी का या दवा का निर्माण नहीं करता, बल्कि शरीर में किसी विशिष्ट प्रतिजन के विरुद्ध बाहर से प्रतिरक्षी प्रवेश करवाई जाती है, यानी बाहर से टीका या फिर इंजेक्शन लगवाया जाता है, फिर वो क्रिया संपन्न करता है उस प्रतिजन के ऊपर। जैसे डिप्थीरिया या टिटनस के टीके, जब कभी लोहे की वस्तु की लग जाती है तो हम जल्दी डॉक्टर के पास जाकर टिटनस का टीका लगवाते हैं, यानी वो क्या शरीर में नहीं बन रही है वो प्रतिरक्षी, बल्कि हम बाहर से उस प्रतिरक्षी का टीका लगवा रहे हैं। इसे हम कहेंगे निष्क्रिय प्रतिरक्षा विधि। और जिसमें शरीर स्वयं भाग लेगा उसे हम कहेंगे सक्रिय प्रतिरक्षा विधि। अब हम देखते हैं, हम काफी देर से प्रतिजन और प्रतिरक्षी के बारे में पढ़ते आ रहे हैं। प्रतिजन क्या है, प्रतिरक्षी क्या है, तो हम जानते तो हैं कि भाई प्रतिजन जो बाहर से वायरस आक्रमण करता है वो, और प्रतिरक्षी जो उसके विरुद्ध बनने वाली दवा होती है। अब हम प्रतिजन और प्रतिरक्षी के बारे में पढ़ते हैं, इसे नोट कर लो। तो अब हम पढ़ते हैं प्रतिजन व प्रतिरक्षी के बारे में। प्रतिजन क्या है, प्रतिरक्षी क्या है? तो प्रतिजन तो वह है जो शरीर में रोग उत्पन्न करने के लिए बाहर से कोई भी वायरस, जीवाणु या फिर प्रोटोजोआ आक्रमण करता है, तो उसे हम प्रतिजन कहते हैं। और इस प्रतिजन के विरुद्ध या फिर इस प्रतिजन को उदासीन करने के लिए, यानी इसके निष्क्रिय करने के लिए जो हमारे शरीर में दवा बनती है या फिर प्रोटीन बनती है, उसे हम प्रतिरक्षी कहते हैं। यानी रक्षी का मतलब शरीर की रक्षा करना, प्रतिरक्षी। ठीक है। अब प्रतिजन क्या है? वह कारक जो बाहर से शरीर में प्रवेश करते हैं, जैसे वायरस, जीवाणु, कृमि, प्रोटोजोआ आदि। वह कारक जो बाहर से शरीर में प्रवेश करते हैं तथा शरीर में रोग उत्पन्न करते हैं, प्रतिजन कहलाते हैं। ठीक है।
अब ये प्रतिजन क्या करते हैं, बी लसिका कोशिका को प्रतिरक्षी उत्पादक प्लाज्मा कोशिका में रूपांतरित कर देते हैं। प्रतिजन बीटा लसिका कोशिका, ये प्रतिजन बी लसिका कोशिका को प्रतिरक्षी उत्पादक प्लाज्मा कोशिका में रूपांतरित कर देते हैं। यानी प्रतिजन का कार्य क्या हो गया, ये बी प्रतिरक्षी कोशिकाओं को प्लाज्मा कोशिकाओं में रूपांतरित कर देते हैं और ये प्लाज्मा कोशिकाएं प्रतिरक्षी का उत्पादन करती है। अब हम देखते हैं प्रतिरक्षी क्या है। तो प्रतिरक्षी प्रतिजन को नष्ट करने के लिए हमारे शरीर में बनी प्रोटीन प्रतिरक्षी कहलाती है। प्रतिजन को नष्ट करने के लिए या उदासीन करने के लिए हमारे शरीर में बनने वाली प्रोटीन, और ये प्रोटीन होती है गामा ग्लोब्यूलिन, हमारे प्रतिजन को नष्ट करने के लिए या उदासीन करने के लिए हमारे शरीर में बनने वाली प्रोटीन प्रतिरक्षी प्रोटीन कहलाती है। प्रतिरक्षी को इम्यूनोग्लोबिन यानी आईजी इम्यूनोग्लोबिन कहते हैं। यह नाम ध्यान रखना, इम्यूनोग्लोबिन या फिर आईजी। प्रतिरक्षी को इम्यूनोग्लोबिन या फिर आईजी कहते हैं। प्रतिरक्षी प्लाज्मा कोशिका द्वारा निर्मित गामा ग्लोबुलिन प्रोटीन होती है। प्रतिरक्षी प्लाज्मा कोशिका द्वारा निर्मित गामा ग्लोबुलिन प्रोटीन होती है। प्रतिरक्षी प्लाज्मा कोशिका द्वारा निर्मित गामा ग्लोबुलिन होती है। ठीक है, अब हम इसके बारे में ही आगे पढ़ते हैं, एपिटोप और पेरिटोप के बारे में। अब हम पढ़ते हैं एपिटोप या फिर एंटीजन निर्धारक या फिर पेराटोप। ठीक है, एपिटोप किसे कहते हैं, पेराटोप किसे कहते हैं, ये दो महत्वपूर्ण परिभाषाएं कभी कभार पूछ ली जाती है। एपिटोप तो वह भाग है, प्रतिजन का वह भाग जो प्रतिरक्षी से क्रिया करता है, एपिटोप कहलाता है। और पेराटोप प्रतिरक्षी का वह भाग जो प्रतिजन से क्रिया करता है, पेराटोप कहलाता है। तो पहला देखते हैं एपिटोप। क्या देखते हैं, एपिटोप या फिर प्रतिजन निर्धारक। ठीक है, प्रतिजन का वह भाग जो प्रतिरक्षी से क्रिया करता है, एपिटोप या प्रतिजन निर्धारक कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रतिजन निर्धारक कहलाता है। एपिटोप या प्रतिजन निर्धारक, प्रतिजन का वह भाग जो प्रतिरक्षी से क्रिया करता है, एपिटोप या प्रतिजन निर्धारक कहलाता है। अब हम देखते हैं पेराटोप या फिर एपिटोप के बारे में देखते हैं। तो प्रोटीन में एंटीजन निर्धारकों की संख्या को एंटीजन की संयोजकता कहते हैं। क्या कहते हैं, एंटीजन की संयोजकता। तो पूछ ले कोई, एंटीजन की संयोजकता क्या है, एंटीजन की संयोजकता क्या है, क्या पूछ रहे, एंटीजन की संयोजकता क्या है। तो हम क्या जवाब देंगे, हम कहेंगे कि प्रतिरक्षी प्रोटीन में एंटीजन निर्धारकों की संख्या, प्रतिजन में एंटीजन निर्धारकों की संख्या एंटीजन की संयोजकता कहलाती है। प्रतिजन में
एंटीजन या प्रतिजन। प्रतिजन में एंटीजन, सॉरी यहाँ पर हम लिखेंगे प्रोटीन, जो प्रतिरक्षी होती है ना उसमें प्रोटीन में एंटीजन निर्धारकों की संख्या, एंटीजन निर्धारकों की संख्या पर एंटीजन की संयोजकता कहलाती है, एंटीजन की संयोजकता कहलाती है। एंटीजन की संयोजकता, प्रोटीन में एंटीजन निर्धारकों की संख्या एंटीजन की संयोजकता कहलाती है। ठीक है, अब हम देखते हैं पैराटोप। क्या देखते हैं? पैराटोप। तो पैराटोप किसे कहेंगे? प्रतिरक्षी का वह भाग जो प्रतिजन से, प्रतिरक्षी का वह भाग जो प्रतिजन से क्रिया करता है, पैराटोप कहलाता है। प्रतिरक्षी का वह भाग जो प्रतिजन से क्रिया करता है, पैराटोप कहलाता है। पैराटोप कहलाता है। प्रतिरक्षी का वह भाग जो प्रतिजन से क्रिया करता है, पैराटोप कहलाता है। तो ये दो छोटी सी परिभाषाएं कभी कभार पूछ ली जाती हैं एपिटोप और पेराटोप के बारे में। तो एपिटोप तो हो गया प्रतिजन का वह भाग जो प्रतिरक्षी से क्रिया करता है, और पैराटोप हो गया प्रतिरक्षी का वह भाग जो प्रतिजन से क्रिया करता है, पैराटोप कहलाता है। अब हम देखते हैं एंटीजन संयोजकता। एंटीजन संयोजकता क्या होती है? प्रोटीन में एंटीजन निर्धारकों की संख्या क्या कहलाती है? एंटीजन की संयोजकता कहलाती है। ठीक है, अब हम अगला टॉपिक लेंगे प्रतिरक्षी की संरचना। क्या लेंगे? प्रतिरक्षी की संरचना। अगला टॉपिक है हमारा प्रतिरक्षी की संरचना। ठीक है, तो प्रतिरक्षी की संरचना किस प्रकार की होती है? तो इसे हम डायग्राम की सहायता से समझेंगे, और डायग्राम से समझने से हमें आसानी से पूरा समझ में आ जाएगा और हम उसे विधिवत रूप से लिख भी सकेंगे। तो अगले पार्ट के अंदर हम प्रतिरक्षी की संरचना पढ़ेंगे और विस्तार से पढ़ेंगे, ताकि हमें डायग्राम से ही आसानी से समझ में आ जाए और उस डायग्राम की सहायता से हम उसे विधिवत रूप से लिख सकें। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।